नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप, रोहित सरदाना हमारे सहयोगी हमारे साथ है। नॉन स्टॉप कवरेज बजट पर। और आज जब बजट पढ़ रही थी निर्मला सीतारमण, इनकम टैक्स स्लैब का इंतजार अगर आप भी कर रहे थे तो शायद आप भी हुए होंगे मायूस। जी हां, बजट 2021 आया, क्या लाया? तो सबसे ज्यादा विनिवेश पर जोर लाया। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जिस सेस की बात, हम कृषि सेस की बात कर रहे हैं, वो खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत पर क्या जोर होगा अगर मोबाइल और इसी के साथ विदेशी मोबाइल, विदेशी चार्जर, विदेशी कपड़ों पर टैक्स ड्यूटी, माफ कीजिएगा, ड्यूटी को बढ़ाया जाता है, उनकी कीमतों में इजाफा होगा, तो क्या इससे आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा? बड़ी खबर यह कि पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया। हालांकि इसका असर कीमत पर सीधे सीधे तौर पर नहीं होगा। ग्राहकों को पेट्रोल डीजल उसी कीमत में मिलेगा। पेट्रोल पर 2.5 रुपए, डीजल पर 4 रुपए सेस लगाया गया। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब पर बजट में कोई ऐलान नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब पिछले बार की तरह जस के तस रहेंगे। हालांकि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, बुजुर्गों को बड़ी राहत इनकम टैक्स में दी गई है। उन्हें अगर वो पेंशन के अलावा कोई और स्रोत से कमाई नहीं करते हैं तो टैक्स नहीं भरना होगा और ITR फाइल नहीं करना होगा। अगर उनकी कमाई केवल पेंशन से है तो 75 से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है। सुनवाते हैं वित्त मंत्री ने क्या कहा इस बारे में। I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जो ऐलान था उसके साथ आपने देखा उन्होंने प्रणाम करते हुए उसे आगे ले गई। लेकिन सेंसेक्स में, निफ्टी में उछाल है, सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल है। उस सेंटिमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन हमारे सहयोगी अब इस मॉल के कोने कोने में पहुंच गए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी नेहा बाथम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाले सेक्टर में। नेहा, क्या कुछ महंगा होगा, क्या सस्ता, बताइए दर्शकों को, वो समझना चाह रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब का तो आज जिक्र ही नहीं हुआ बजट में। बिल्कुल अंजना, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और ऐसे में जब इनकम टैक्स स्लैब का जिक्र नहीं हुआ, जाहिर तौर पर मायूसी तो हुई। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं बिग बाजार में, यानी कि वो हिस्सा इस मॉल का जहां पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और ये वही हिस्सा है जहां पर लोगों की आमदनी का सबसे ज्यादा खर्च भी होता है। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा असर आपकी जेब पर पड़ता है। बिजौन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कंज्यूमर मामलों के जानकार है। इन्हीं से जान लेते हैं कि आज का जब बजट का ऐलान हुआ बिजौन जी, तब सबकी नजर कृषि क्षेत्र पर थी। किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, यह बात हर बार के बजट में लगभग की जाती है। लेकिन इस बीच माहौल कृषि कानून को भी लेकर है, क्योंकि उसमें एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जा रही है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी की बात कही गई है। इसमें बिचौलियों को पूरी तरह से नकार दिया जाएगा, मिडिलमैन को एलिमिनेट किया जाएगा। ऐसे में जिस जगह पर हम खड़े हैं, जहां पर आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ मौजूद है, इनकी कीमतों पर क्या और कितना असर पड़ेगा? तो ये तो देखने की बात है। लेकिन नेहा जी, हम ये कहना चाहेंगे कि अब आप देखिए कि MRP जो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल MRP में देखिए कितनी छूट है। तो हम लोग ऑलवेज, उपभोक्ता ऑलवेज ये कीमत देना चाहते हैं यदि हमारे किसान भाइयों को मिले उस पैसे। लेकिन किसान भाइयों को वो पैसा नहीं मिल रहा है और हम लोगों को देना पड़ रहा है कंज्यूमर को, तो ये तो सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज ये चाहेंगे कि जितने छूट दिया गया इस बजट में, जिस ढंग का इंसेंटिव दिया जा रहा है किसान भाइयों के लिए, वो इंसेंटिव उन तक पहुंचना चाहिए। जमीनी तौर पर क्या देखते हैं आप, कोई बदलाव देखते हैं? ये MRP जो अभी 96 रुपए में मलका मसूर दाल मिल रही है, मूंग दाल का प्राइस 110 रुपए किलो है, कम होगा सर? तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कम क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं उस MRP में ही बेचा जाए जिस MRP में बिक रहा है। तो हम क्यों नहीं उस ढंग के मतलब पॉलिसी लाएं, कानून लाएं, जिससे हमारे किसान भाइयों को उस ढंग का कीमत मिले अपने उपज को लेकर, कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं और जो मिडिलमैन जो खा रहे हैं
उसको हमको बंद करना चाहिए, जितने कम से कम में रैशनलाइज करना चाहिए। जो मिडिल मैन के जो मार्जिन हैं उसको हमको रैशनलाइज करना तो जो चाहिए। दो बड़े टेकअवेज आज के बजट से आप बताना चाहेंगे कि कृषि सेक्टर में किस तरीके से सुधार, किस तरीके से एक रोशनी की किरण जिसे कहते हैं, एक उम्मीद भरी नजर से हम देख सकते क्योंकि हैं? हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि इस बजट से अब ये ऐसा होगा कि डायरेक्ट किसान उन लोगों से संपर्क करेंगे जो एक्चुअली प्रोसेस करके इस मार्केट में ला रहे हैं। ये सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर दालें रखी हुई हैं। पीछे के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एडिबल ऑयल है और तमाम वो चीजें जो आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कंज्यूमरिज्म बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी कि उपभोक्ता और ज्यादा खर्च करे। खर्च तो तभी करेगा ना जब जेब में पैसे आएंगे। इस तरीके का तो कोई केवल जेब में पैसे नहीं, कम से कम कीमत में अच्छा वैल्यू मिले उनको, ताकि वो खरीद पाए कम से कम पैसे में। जब कम पैसे में वो खरीद पाएंगे तो वो उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आपको लगता है कि खपत बढ़ेगी? हम तो उम्मीद करते हैं लेकिन कि इस बजट से ये होगा, क्योंकि काफी एनकरेजिंग स्टेप्स ले रहे हैं सरकार पॉलिसी को लेकर। और उन्होंने जो कानून ला रहे हैं जिसमें विरोध हो रहा है उसमें स्पष्टीकरण लाकर वो मिनिमम गारंटी प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये जिस मिलना पर चाहिए, फोकस है, जिसमें किसानों को उस ढंग का प्राइसिंग मिलना चाहिए। पैदावार कम हो चाहे पैदावार ज्यादा हो, वो न्यूनतम मूल्य किसानों को हासिल हो और उसे ट्रांसलेट किया जाए एमआरपी में इधर यहीं पर। यानी कि अगर आप पूरे इस डिस्कशन का एक लब्बो लुआब अगर मैं आपको कहूं तो वो ये होगा कि हम अपनी जेब से जो पैसे खर्च करते हैं, दरअसल उसकी अभी तक कोई गारंटी नहीं है। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में या फिर 1 महीने में ये प्राइसेस का उतार चढ़ाव हम देखते हैं। चाहे पैदावार उस साल तिलहन की, दलहन की कम हो, ज्यादा हो, कई बार किसानों को उनका मूल्य ही नहीं मिल पाता। जितने पैदावार हुई है, जितने में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं, आलू की पैदावार अगर किसी साल ज्यादा हो गई तो आलू का दाम कम हो जाते हैं, अगर दाल की पैदावार ज्यादा हो गई तो दाल के दाम कम हो जाते हैं। ऐसे में किसानों को बहुत ज्यादा राहत और बहुत रिस्क लेना पड़ता है। इसी वो रिस्क को घटाना चाहिए किसानों का। हम यदि आलू उगा रहे हैं तो हमको ये मिलना चाहिए कि मिनिमम हमको जो हमारे कॉस्ट प्राइस है उससे हमको मार्जिन भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं कि हमको कॉस्ट प्राइस से कम में बेचना पड़े। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो हम देख रहे हैं इस वक्त, आपके रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, चीनी हो, ये तमाम वो चीजें हैं। अब हम इस सेक्शन में आते हैं क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर किसानों की पैदावार जो होती है, जिस पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है, चाहे टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो। और ये खास तौर पर वो एरिया, खास तौर पे फ्रूट्स की अगर बात कर लें, जो फल होते हैं, फलों के दाम अक्सर बेजौन जी आसमान छूते हैं, इनकी कीमतें, क्योंकि इनका पेरिशेबल जो समय होता है वो काफी कम होता है, यानी कि बहुत कम समय में ये खराब हो जाते हैं। ऐसे में वक्त पर ये कंज्यूमर तक पहुंच पाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, इसलिए कोल्ड स्टोरेज का जो इन्वेस्टमेंट है कोल्ड चेन रखने के लिए, ताकि वेस्ट ना हो। जो फल उगा रहे हैं उनका वेस्ट नहीं हो, उनको उतनी कीमत मिले जितना वो उगा रहे हैं। तो उसको लाने के लिए कोल्ड चेन पे बहुत ध्यान देना चाहिए सरकार को, और कोल्ड चेन में हेवी इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए। यूसी तो इस बजट में आपने कोई अनाउंसमेंट देखा? हमने ये अनाउंसमेंट देखा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करना चाह रहे हैं, और वो ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि कई चीज हमारे देश से एक्सपोर्ट होंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी अच्छा पोर्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए, अच्छी सुविधाएं लाना चाहिए। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मिंग का और एक्सपोर्ट का और इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन का, ये सारे चेन, फूड चेन, आप जो देख रहे हो, ये जो माहौल है, जो बेच रहे हैं, जो कंज्यूमर आते हैं और जो उनको अच्छा लगता है वो खरीदते हैं, लेकिन उनका यदि हम परचेजिंग पावर और बढ़ा दें और कीमत भी घटा दें तो उनका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। 42 रुपए प्रति किलो यहाँ पर प्याज मिल रहा है। एक वक्त सर ऐसा भी था जब 100 रुपए में प्याज पहुंच गया था। बिल्कुल, और आप ये भी पूछ लीजिए कि जो मतलब प्याज जो उगा रहे हैं उनको किस कीमत में उनको मिल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, और उस कीमत को पारदर्शिता के साथ सामने लाना बहुत जरूरी है। कीमतों में पारदर्शिता जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि जो मिडिल मैन है, यानी कि जो बीच के लोग, जो बिचौलिए हैं, उनका जो मार्जिन है उन्हें कट डाउन किया जाए, या फिर उनको ही पूरी तरीके से इस चेन से बाहर किया जाए। और जिस कोल्ड चेन का जिक्र बेजौन जी यहाँ पर कर रहे थे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिनका खराब होने की जो समय सीमा होती है वो काफी कम होती है। ऐसे में बेजौन जी, जिस कोल्ड चेन का आपने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज जोर था। 6 पिलर्स में से एक पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। बिल्कुल,
बिल्कुल, और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी ये प्रिडिक्ट किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार क्या कर रहे हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। चलिए अब आपको एक ऐसे सेक्शन में लिए चलते हैं जिसका इम्पैक्ट इस बार के बजट में हम देखने वाले हैं, और वो सेक्शन दरअसल आपके कपड़ों से जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल के लिए काफी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स आज किए गए, घोषणाएं की गई, और ये कहा गया कि कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो महंगे हो सकते हैं। यहां तक कि जो लेदर गुड्स हैं उनकी भी बात की गई कि लेदर गुड्स का जो प्राइस होगा, जो कीमत होगी, वो बढ़ सकती है। उसी सेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां पर इस वक्त ये तमाम कपड़े मौजूद हैं। बीच में जो तमाम आप सामान देख पा रहे हैं दरअसल आपके रोजमर्रा की चाय पत्ती, यानी कि एक कप चाय जो आप जिसकी चुस्की के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, वो यहां पर मौजूद है। कपड़ों के सेक्शन में अब आ गए हैं बेजौन जी। टेक्सटाइल पर जोर तो दिया उन्होंने, कहा कि 7 नए टेक्सटाइल क्लस्टर्स खोले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आखिर में हम पहुंचे बजट स्पीच में, इधर आ जाइए, उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि जो कॉटन की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें इजाफा किया जाएगा। जाहिर तौर पर अपैरल के दाम तो अब बढ़ जाएंगे। ये वो एक सेक्टर था जो काफी उम्मीद और आस भरी नजरों से देख रहा था। बहुत सारी ऐसी मिल्स हैं जो बंद हो गई लॉकडाउन में। नहीं, तो इसीलिए अब आत्मनिर्भर भारत में ये ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे हम लोकल इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा उनको मतलब इंसेंटिव दें, ताकि वो जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे थे उस इंपोर्ट को लेकर, उस क्वालिटी को लेकर, उस गुणवत्ता को लेकर हम कम्पीट कर सके वर्ल्ड ओवर में, वर्ल्ड ओवर में। और इसलिए वो क्लस्टर खोलना चाह रहे हैं। क्लस्टर से क्या होगा कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में छोटे से छोटे उद्योग भी वहां काम करना, स्टार्टअप्स के लिए बिल्कुल। बहुत इस बढ़िया सेक्शन में आपको लिए चलते हैं। पूरा का पूरा ये सबसे बड़ा सेक्शन जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कपड़ों से भरा हुआ है, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है कि जो आपका जो स्टॉक है उसे क्लियर आउट कैसे करें। कई बार डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं, यहाँ पर फ्लैट 50% कई जगह आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद बेजौन जी स्टॉक क्लियर नहीं होता है। मार किसको पड़ती है? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ब्रांडेड ओनर्स हैं, उन पर मार पड़ती है, क्योंकि ऐसे में आदमी सिर्फ अपनी जरूरत के सामान पर खर्च करना चाहता है। जरूरत थी कि उसकी जेब में एक्स्ट्रा पैसे डाले जाए, और इस पे फोकस होना चाहिए था कि जो इनकम टैक्स स्लैब है कहीं ना कहीं कुछ राहत तो हम चाह रहे थे उसमें, बहुत उम्मीद की, लेकिन निराशा वहां पर हाथ लगी। लेकिन टैक्स बढ़ा भी नहीं, ये भी सोच लीजिए, तो वो हमारे लिए अच्छा है कि टैक्स नहीं बढ़े हैं। सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हर बार जो आखिरी सेक्शन होता है बजट स्पीच का, वो इनकम टैक्स पर होता है, लेकिन इस बार तो छुआ भी नहीं वित्त मंत्री ने उसे। लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा आए, इसके लिए वो मिनिमम वेज पे रिविजन्स कर रहे हैं, उनके कोड ला रहे हैं। आप सोशल सिक्योरिटी पे लोग सरकार सोचने लग गए हैं कि आपको कुछ ऐसा बचत भी करना चाहिए कि आपके ओल्ड एज पेंशन मिले। ये नहीं कि केवल आपके बचत से आपका चले, आपको एक अश्योर्ड इनकम मिले आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारी चीजों, और हेल्थ सेक्टर पे जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे आपका बचत होगा। बचत होने से आप कपड़ों पे खर्चा करेंगे, आप कुछ ऐसा चीज खरीदेंगे अपने बच्चों के लिए जो आप चाहते हो कि उनको भी नया कपड़ा मिले। तो उस ढंग के यदि बचत आपका दिखाएं सरकार, जो वो घोषित किया है इस बजट में, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेचुरली आपके पॉकेट में उस ढंग का डिस्पोजेबल इनकम आएगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है सर ये बजट? हमसे स्कोर पूछे थे वो लोग, तो हम तो उनको, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ उम्मीद पर खरा उतरा है या नहीं आपकी? हम जरूर कहेंगे कि और भी उम्मीद। देखिए, हम लोगों के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होते हैं। आम जनता के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है कि वो सरकार से ये चाहता है कि कोई टैक्स ना लगे, तो वो तो नहीं होगा। सरकार को तो चलाना है अपने काम को, तो उसको चलाने के लिए जो कर आप ले रहे हो उसका सही उपयोग हो, वो हम लोग चाहते हैं, ताकि आम लोगों तक उस टैक्स का पैसे के फायदे दिखे, वो जरूरी है। ये नहीं कि आप बोल रहे हो, घोषित बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आप घोषित कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाए इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेजौन जी हमारे साथ इस सेक्शन में आने के लिए, और दरअसल अंजना ये समझाने के लिए कि कैसे इस बार कुछ चीजें महंगी हो गई हैं, जबकि आत्मनिर्भर भारत पर फोकस था, जबकि वोकल फॉर लोकल पर फोकस था, और ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है वैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़े, लेकिन मोबाइल फोन तो महंगे हो चुके हैं अंजना। बिल्कुल, एक कहावत है नेहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन अब सब एक्सपर्ट्स की बात सुनकर लग रहा है कि उम्मीद पर ये बजट कायम है, और हम इस मॉल के हिस्से में पहुंच गए हैं। जी हाँ, हर कोने में हम आपको लिए चलेंगे। देखिए, विदेशी मोबाइल, विदेशी चार्जर, विदेशी कपड़े पर ड्यूटी बढ़ाने के पीछे ये बताया जा रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसको एक पुश मिलेगा, जो देश के अंदर बनता है उसको एक जोर मिलेगा। लेकिन क्या ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? आपने दिखाया चिप्स वाला सेक्शन, आपको पता है
किसान इतनी कम कीमत पर आलू को बेचता है और वही 1 या 2 आलू में एक पूरा पैकेट बन जाता है, वो 10 रुपए 20 रुपए में बिकता है। ये तो हालत है। क्या जो कृषि सुधार हुए उस पर भरोसा होगा, किसानों का साथ मिलेगा? कई सारे सवाल हैं, लेकिन अब हम आपको अब इस मॉल के दूसरे हिस्से में लिए चलेंगे और तमाम अलग अलग जगहों पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। क्या जो सुधार वहां पर घोषित किए गए हैं और क्या एक्सपर्ट्स जो समझ रहे हैं, विनिवेश जिसको लेकर सबसे ज्यादा इस वक्त विपक्ष गुस्से में, वो कह रहा है कि आपने देश की बड़ी बड़ी जो संपत्तियां थी उसको सेल पर डाल दिया है, जो फैमिली प्रॉपर्टी देश की थी उसको आपने फैमिली सिल्वर को सेल पर डाल दिया है, ये सब कुछ कहा गया है। तो अब आइए हम आपको लिए चलते हैं इस मॉल के दूसरे हिस्से में, और चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश का मुद्दा हो, चाहे वो मोबाइल या फिर चार्जर के महंगा होने का, सोना चांदी सस्ता हो रहा है, गोल्ड एक्सचेंज के लिए, हालांकि सोना पर वहीं पर जब सेस लगाया जाएगा तो क्या कुल मिलाकर जो कीमतों में कमी आनी थी वो नहीं हो पाएगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लिए चलते हैं आपको दूसरे हिस्से में जहां हमारी सहयोगी चित्रा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अंजना आपका। सुबह से लगातार अंजना के साथ बड़े कवरेज आप देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें चूंकि जीआईपी मॉल के एक बहुत बड़े हिस्से में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बेहद खास मेहमान अतुल गुप्ता जी जो कि डिलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आगे चलते चलते सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए बेहद ही खूबसूरती से इस मॉल को सजा दिया गया है और चारों तरफ आपको आज तक का लोगो यहाँ पर चमकता दमकता दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये बताइए इस मॉल की रौनक कब लौटने वाली है? क्या इस बजट से इस तरह की कोई भी उम्मीद की जाए कि यहाँ के लोगों के चेहरे की जो स्माइल गुम हो गई थी कोरोना काल के हमने दौरान देखा, ये पूरा का पूरा मॉल बंद था, अब क्या लग रहा है कि इस बजट के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन रौनक यहाँ की लौटेगी? चित्रा जी, ये रौनक बहुत जल्दी ही लौटेगी और निर्मला जी ने इस बजट में कोई पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया है। उन्होंने बहुत ठोस मेजर्स लिए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपने पूछा कि इस बजट में क्या लोग वापस आएंगे, छोटा सा तो देखिएगा कि 35,000 करोड़ उन्होंने दिए हैं कोरोना के लिए ताकि एक एक भारतीय बिल्कुल को लग जाए और ये फ्री में लगेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए इसी से इस मॉल की रौनक तो आने वाली है। हाँ, मतलब ये 35,000 करोड़ का जो कोरोना के लिए खासतौर से दिया गया बजट है, वो जब वैक्सीन लगेगी आम लोगों को तो फिर वो जिंदगी पटरी पर लौटेगी जो बीते 1 सालों के दौरान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल यही नहीं, उन्होंने और हेल्थ केयर के लिए हाँ। 140 गुना जो बजट आउटलुक है वो बढ़ाया है। अच्छा, और औरतों के लिए उन्होंने खास चीज की है इस बजट में जो कि लोगों को पता नहीं चल रही है। हम एक एक सेक्टर का जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इस मॉल में जब हम आते थे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर हुआ करती थी, अब 1-2 परिवार ही आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए खासतौर से लेडीज के लिए हम देख पा रहे हैं किस तरह के प्यारे प्यारे कपड़े यहाँ पर। तो क्या आपको लग रहा है कि अब कम से कम इस बजट के बाद, आपने कहा कि चूंकि कोरोना वैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है, तो यकीनन उसके मद्देनजर अब यहाँ की खुशहाली और चहल पहल भी वापस लौटने वाली है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी बात आज के इस बजट की, अगर आम भाषा में, चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको बजट भारी भरकम भाषा में पेश किया जाता है, आम भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो 5 बड़ी बातें आपको इस बजट की क्या नजर आएंगी? देखिए 5 बजट बात की जो 5 बड़ी बातें जो मैं कह सकता हूँ, सबसे बड़ी बात कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है उसकी वजह से आम आदमी को, देखिए नागपुर, चेन्नई, यहाँ पर मेट्रो फेज 2 डाल दी है उन्होंने, तो देखिए कि आपको सुविधा हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। रोड का भी उन्होंने बहुत मैसिव आउटले डाला है। रोड के लिए तो खासतौर से पश्चिम बंगाल, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होने हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस दिखा पश्चिम बंगाल और बंगाल और तमिलनाडु और केरला और असम चारों कवर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात जो एक आम आदमी के लिए जरूरी है, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि महंगा हो गया था, अब वो सस्ता हो गया है। एक वो हो गया है। टेक्सटाइल जो कि औरत खरीदती है, ये नायलॉन और पॉलिस्टर के कपड़े, वो सस्ते हो गए हैं। अच्छा, जो आप सोना चांदी सस्ते होने से कम लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। सही कह रही हैं आप। और जो तीसरी बात है, जो ब्रांडेड गुड्स ना होके जो मीडियम वर्ग की जो उत्पादक हैं उनके लिए बहुत सही हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी जो भी मध्यम वर्ग के उत्पादक इस्तेमाल करते हैं
उसको बढ़ा दी है। उससे क्या होगा कि आपको अनब्रांडेड गुड्स सस्ते मिलेंगे मार्केट में। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अच्छे दिन जो है ये बजट लेकर आ गया है, लेकिन विपक्ष बहुत नाराज है। उसका ये कहना है कि सरकार सब कुछ बेचने पर आमादा है। जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बड़ी बातें बताई, अच्छी बातें समझाई हमारे दर्शकों को, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जिस पर सरकार और ज्यादा स्कोर कर सकती थी, कहां पर वो थोड़ी कमजोर रह गई? देखिए, जो उन्होंने सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया, या शायद टाइम कम था निर्मला जी के पास, कि इतने सारा जो पैसा खर्च हो रहा है वो आएगा कहां से। तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, जो कि लास्ट ईयर प्राइवेटाइजेशन का जो भी था, चाहे वो आईपीओ है LIC का या एयर इंडिया का है, वो सब इस साल में डाल दिया है। तो इस साल उनको डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिल रहा है वही इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि आगे बढ़ते हुए उन्होंने राजकोषीय घाटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसमें भी सरकार को कामयाबी मिल रही है। जी। तो मतलब आपको लग रहा है कि आज का ये जो बजट आया है सामने, उसमें छोटे छोटे मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े मुद्दों पर सरकार एक भरोसा कायम करने में कामयाब रही है। लेकिन चूंकि जिस नोएडा के GIP मॉल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है अतुल जी, यहीं से कुछ ही दूरी पर किसान भी बैठे हुए आंदोलन के लिए, किसानों के लिए खासतौर से सरकार जो बार बार भरोसा दे रही है, उनके लिए आपको लग रहा है कि यह बजट सुकून देने वाला है? देखिए, 2 रीजन से मैं सोचता हूँ सुकून देने वाला है। एक तो जो किसान एजिटेट कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही थी MSP की। बिल्कुल। तो निर्मला जी ने 5 मिनट लगाए हैं बताने के लिए कि पैडी के ऊपर, वीट के ऊपर, राइस के ऊपर, पल्सेस के ऊपर कितना ज्यादा उन्होंने MSP बांटा है इस साल। बिल्कुल। जो कि 30-35% लास्ट ईयर से ज्यादा है। तो उसी से जो किसान लोग हैं उनको राहत मिल रही होगी कि ये MSP का ढकोसला है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि सरकार उनको पैसा नहीं देना चाहती है। जो सरकार उनको निकालना चाहती है वो है इंटरमीडियरी की इनकम। ये बहुत जरूरी हो गया था। देखिए, किसानों के मन में जितने भी सवाल या फिर भ्रम बने हुए हैं, बहुत जरूरी था कि सरकार उसको एड्रेस करे। तो आपको ये लग रहा है कि आज के कम से कम इस बजट के जरिए किसानों को समझा पाने में सरकार थोड़ी कामयाब रही होगी? थोड़ी सक्षम जरूर रही है सरकार इसमें समझाने में। जबकि ज्यादा इसको पॉलिटिकल ना करने के लिए उन्होंने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि MSP हम ज्यादा ही बांट रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किसान खुश होंगे। किसान इससे खुश होंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आपने चर्चा की। अतुल जी, बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो अतुल जी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसी ही मुस्कुराहट इस पूरे के पूरे मॉल में, और सिर्फ नोएडा की नहीं, पूरे इंडिया के मॉल में लौटने वाली है। और लोगों की मुस्कुराहट चलते चलते अगर कुछ आखिरी में बच गया हो 2 लाइन में जल्दी से आप खत्म करना चाहिए। दूसरा आप ये देखिएगा कि जो इनकम टैक्स की साइड पे है, वहाँ पे भी इन्होंने जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम लेकिन किया है। मध्यम वर्गीय तो उदास रहा ना सर। हम जैसे लोगों के चेहरे की जो रौनक उम्मीद थी कि बढ़ जाएगी, वहाँ पे थोड़ी सी उदासी आ गई। देखिए, एक और चीज जो सरकार ने की है कि जो इन्फ्लेशन है वो उन्होंने स्ट्रेस नहीं किया कि कैसे उन्होंने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने की कोशिश की है कि कहाँ से फंड्स आएंगे, उन्होंने बताया है। तो इसलिए इन्फ्लेशन नहीं होगा, वो भी एक अच्छी चीज है। क्योंकि आप देख रहे थे कि अप्रैल से दिसंबर तक 9% इन्फ्लेशन बढ़ा था, जो अब कंट्रोल में है। तो मतलब कुल मिलाकर आज का बजट अच्छे दिन के संकेत करता है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए कदम के संकेत करता है, और लोग भरोसा रखें, आगे आने वाला दिन अच्छा होने वाला है। आप यही बता रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा जी। मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार ने इस बार बहुत अच्छा किया कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया, कि इनकम टैक्स का रिलीफ दे दिया, क्योंकि ये सब अभी किया था इन्होंने। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि निर्मला जी ने ये पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया। उन्होंने ठोस कदम लिए जो कि पे करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक का हिस्सा बनने के लिए। और यकीनन आप जैसे एक्सपर्ट जब इस तरह की बातें कहते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता है। अब जरा आगे चलते हुए हम आपको इस मॉल के न सिर्फ हिस्से दिखाते हैं, बल्कि अंशुमन जी इस वक्त हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि थैंक यू सो मच सर अतुल जी। और अंशुमन सर, मैं देख रही हूँ न सिर्फ सुबह से आप लगातार बता रहे हैं इस बजट के बारे में, बल्कि मॉल में भी देख रहे हैं कि क्या सस्ता और क्या महंगा है। तो कुछ नजर आई और रौनक चहल पहल लौटने वाली यहाँ की लग रहा है। चित्रा, प्रतीकात्मक रूप से हम दरअसल जहाँ से इस बजट का ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र है, बिल्कुल कंज्यूमर। और अगर हम केवल डेटा पॉइंट पे बात करें तो दुकानें खाली की खाली, दुकानें खाली हैं, आपको दिख रही हैं। अगर आप डेटा पॉइंट की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ की है, जिसमें 153 लाख करोड़ केवल हमारे आप जैसे लोग जो खर्च करते हैं उससे आता है। और चूंकि कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि शताब्दी की सबसे बड़ी मंदी है, तो
इस शताब्दी की सबसे बड़ी मंदी में इन कंज्यूमर्स को कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि यही भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ है और वो टरबाइन है, और वो नहीं दे पाई वित्त मंत्री, ये इस बजट से दिखता है। और इसलिए उन्हें इतने बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट की कोशिश करनी पड़ी। अगर आप बजट के आंकड़े जितने मैं सुबह से देख रहा हूं, वो इस सब बताते हैं कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, और इसलिए सरकार को बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे जुटाने पड़ेंगे, तब वो कर पाएंगे। उसका खाका भी पेश करने उसका खाका पेश किया। और दूसरे देशों से अगर आप कल्पना करें, अन्य देशों से जहां ऐसी मंदी आई, लॉकडाउन हुए, वहां उन्होंने अपने कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे रखे, उनके पेचेक प्रोटेक्शन किए, उन्हें रोजगार रोकने के पैसे दिए। वो सारे काम भारत में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि भारत सरकार का बजट इस समय रिकॉर्ड घाटे में 9.5% का फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड है, स्केरी नंबर पर है। तो वो जो चुनौती इसी वजह से अभी अतुल जी हमारे साथ डिलॉयट इंडिया के जो डायरेक्टर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि दरअसल इसी वजह से पॉपुलर इस तरह की बजट उन्होंने नहीं, मतलब वो ठोस बजट लेकर आई है, लेकिन आपको लग रहा है कि मध्यम वर्गीय को जो कुछ मिलना चाहिए था वहां पर वो मायूस रहा, क्योंकि पूरे कोरोना काल के दौरान भी उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मध्यम वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, इस बजट के बाद लोग क्या चाहते थे? दो चीजें, 12 करोड़ रोजगार जो खत्म हुए वो वापस लौटे, जो लॉकडाउन के दौरान थे, और जो तनख्वाहें कटी हैं पूरे देश में 25 से 30%, 40%, क्या इस बजट के बाद उनकी वापसी इंश्योर हो पाएगी? और अगर वो इंश्योर नहीं होती तो वो डिमांड ही नहीं आ पाएगी, जिसके कारण आप जिससे ग्रोथ के रास्ते पर आगे जा पाए। पर यहाँ वित्त मंत्री की जो दुविधा है वो बताती है, और इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा जो राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ये बीते एक साल तो बहुत चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए रहे भी ना, तो आपको लग रहा है कि इन बातों को अगर वो दूर कर लेती, उसको शामिल करती, तो शायद इसको और ज्यादा ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वैसा नहीं दिखा। बजट का नंबर देखिए, 4 लाख करोड़ रुपए तो सरकार का खर्च वैसे ही बढ़ गया है। तो इस स्थिति में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाई जो दुनिया के देशों ने अपने कंज्यूमर्स और मिडिल क्लास के लिए किया था। दूसरी चीज ये कि वैसे भी कच्चे तेल की कीमतें नीचे होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। सेस आए हैं जो अलग अलग जगह लगेंगे, जिससे सोने चांदी की कीमत घटने की बात है, लेकिन उसके ऊपर सेस लगा दिया गया, तो जो बढ़ा है वो बराबर, जो कम हुआ वो बराबर हो जाएगा। मतलब क्या एक जेब से पैसे डाल के दूसरे जेब से निकालने हम जहाँ खड़े हुए, यहाँ कंज्यूमर्स के लिए चुनौती आएगी। अक्टूबर में सरकार कस्टम ड्यूटी की नई पॉलिसी लाने वाली है, और जो संकेत है कि भारत में बहुत सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से। उसका असर हमें 2-3 महीने 4 महीने बाद जब नई कस्टम ड्यूटी पॉलिसी आएगी तो शायद महंगाई पर आपने बहुत सारी बातें बताई, इसके पहले मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है ना, सरकार के सामने चुनौतियां भी तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि हम सब ने देखा है कि बीते 1 सालों में कोरोना काल के दौरान न सिर्फ गरीबों को पूरी तरह से अन्न राशन पहुंचाना, इसके अलावा उससे निपटने की चुनौती, 35,000 करोड़ कोरोना की वैक्सीन के लिए भी यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, न्यूट्रिशन के लिए पैसा उसमें डाला जा रहा है। तो क्या ये चीजें आपको सही नजर नहीं आती हैं? स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का बजट पूरी तरह डिस्टर्ब है। मैंने पहले कहा, इसलिए वो काम नहीं कर पाए जो आमतौर पर एक मंदी के बजट में होना चाहिए। इस बजट में जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी खर्च के लिए, वो नहीं मिल पाई, और वो बजट के नंबर बताते हैं। 4 लाख सरकार ने पिछले साल 30 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा था, सरकार खत्म कर रही है 34-34.5 लाख करोड़ पर, 4.5 लाख करोड़ रुपए तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे मंदी से मारों को, जो मरहम लगना चाहिए था बेकारों पर, या वो नहीं लग पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंशुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी लगातार आपको हम सुनते रहेंगे। धन्यवाद। अब चलते हैं मॉल के दूसरे हिस्से में। आपको बता दें, बहुत जरूरी हो जाता है अलग अलग हिस्सों में जाकर आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएं जो यहाँ की क्या रौनक लौटने के संकेत करता है या फिर नहीं करता है। अपने आप में ये बड़ा सवाल है। जरा पीछे की तरफ चलते हैं, और यकीनन एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी, जिसको निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने हैंडल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, इस जगह को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय है एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आता है खरीदारी करने के लिए, हर तरह की चीजें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे थे, इंडिया टुडे हिंदी के हमारे जो संपादक हैं अंशुमन तिवारी, उनका ये कहना है कि जिस तरह मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट होना चाहिए था, वैसा वो नहीं हो पाया है। लेकिन अब मॉल के अगले हिस्से में आ चुके हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सईद अंसारी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, और उनके साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। सईद जी, आपको कैसा लगा बजट, और अब आगे की हम जरूर बताएंगे बजट कैसा लगा। समीर जी हमारे साथ हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जल्दी से सुन लेते हैं। Tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor,
we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. रमण वित्त मंत्री साफ तौर पर हालांकि टैक्स की बात कर रही हैं। टैक्स स्लैब में मौजूदा जो टैक्स स्लैब है उसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया है कहीं भी, लेकिन जो 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उन्हें राहत मिली है। और कहां कहां टैक्स लगा है? क्या इंडस्ट्री में टैक्स लगा है? हाउसिंग सेक्टर यानी कि अफोर्डेबल हाउसेस, अगर आप घर खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो क्या वहां पर आपको टैक्स देना होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ समीर जी हैं, समीर गोगिया जी हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट भी हैं और डेलॉयट इंडिया के आप डायरेक्टर भी हैं। बहुत धन्यवाद समीर जी। सबसे पहले आपकी दृष्टि में ये जो बजट है वो कैसा रहा? ये अच्छा बजट है। देखा जाए तो आम आदमी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर सब में पैसा डाला है। जहां तक टैक्स की बात है, वहां पर टैक्स में उन्होंने किसी भी स्लैब में ज्यादा छेड़खानी कुछ नहीं करी। उन्होंने हमारे बुजुर्गों को, जैसे आपने बोला, राहत दी है। उन्होंने पेंशन और इंटरेस्ट इनकम वालों को बोला है कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बुजुर्गों के लिए। जो पेंशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी टैक्स नहीं देना है और टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं करना है, राइट? नहीं, टैक्स तो कटेगा लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करनी। जो बैंक है उसको अथॉरिटी दी है कि जो भी इंटरेस्ट है, जो भी अगर टैक्स स्लैब से ज्यादा आता है उस पर टैक्स कटेगा, लेकिन उनको रिटर्न फाइलिंग नहीं समझाइए आप, मैंने जल्दी जल्दी समझाइए। समझाइए ये कि मान लीजिए मेरे पिताजी की पेंशन आती है और वो उसे बैंक में रखते हैं और उसमें से एक हिस्सा या बहुत ज्यादा वो एफडी भी कर देते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है उस पर टैक्स नहीं कटेगा? उस पर अगर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा होगा, जो भी स्लैब रेट, जैसे एक आप हमें एग्जांपल देकर बताइए। अगर 5 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट आया साल का, तो बैंक के पास क्या एक पेंशनर को इतना इंटरेस्ट आ सकता है? नहीं, अगर मेरे पास एफडीज है, मेरे पास मेरे ओवर द टाइम 75 साल तक की जो मेरी सेविंग्स है, मैंने उसका एक एफडी बना रखा है और मेरे को इनकम जो टोटल पेंशन इनकम और एफडी इनकम मिला के अगर वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा आती है तो बैंक को उन्होंने बोला है कि वो टैक्स काटेगा। और पेंशनर को उनको कंप्लायंसेस नहीं करनी, सो दे कैन स्लीप, आराम से सो सकते हैं। दे डोंट हैव टू डू एनी कंप्लायंसेस अगर उनकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है। लेकिन अगर कोई 75 साल से ऊपर का बुजुर्ग है जिसकी और कोई इनकम अच्छा एक बात बताइए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये एक शॉप है यहाँ पर, ठीक है, और आगे चलिए और दुकानें बताएं हम आपको। ये हम मॉल में घूम रहे हैं इस वक्त दोस्तों, नोएडा के जीआईपी मॉल में हम मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ भी ये एक बच्चों की कपड़ों की दुकान है। थोड़ा सा दिखाइए, ये बच्चों की कपड़ों की दुकान है। तो क्या समीर जी, हाँ जी, आप बताइए कि यहाँ से अगर इस दुकानदार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए हम बच्चे के लिए ये कपड़ा खरीदते हैं या सुंदर सी फ्रॉक खरीदते हैं तो हम पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप कपड़ों का देखें तो कपड़ों में उन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट होगा उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। जो हमारे हिंदुस्तान में बन रहा है, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया, उन सब चीजों पे उन्होंने टैक्सेस वगैरह कोई एक्स्ट्रा नहीं लेवाए करे। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, आप हमें फिर से समझाइए। इसका मतलब ये हुआ जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड अगर हम खरीदते हैं तो उस पर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, वो महंगे हो गए। अगर वो अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्शन में कई चीजें ऐसी यूज करते हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, जैसे अगर मैं कोई चीज बनाता हूं जिसकी कुछ प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, बाकी मैं हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करता हूं, तो जो बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी, और वो भी कपड़ों पे, कॉटन, मेक इन इंडिया। हाँ, मतलब हमारे देश का जो है सूत, कपास, हमारे देश में बनने वाला कपड़ा, जो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है। अच्छा हाँ, टैक्स स्लैब में आगे बढ़ने से पहले हम इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्री पे क्या क्या टैक्स लगा है या नहीं लगा है। लेकिन जो स्लैब में किसी तरह का मौजूदा बदलाव नहीं किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि हम पिछले साल जब बजट आया तो एक ब्लैंकेट अप्रूवल मिल गया कि एक लिमिट से कम अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई डिडक्शन मत लो, आपको कोई डिडक्शन नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है 5 लाख से नीचे। तो उन्होंने एक ब्लैंकेट लोगों को उसमें कवर कर दिया।
सो उससे अब आज की डेट में कोई स्लैब्स हमारे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और प्लस उन्होंने इजी करने के लिए उन्होंने रिटर्न्स के अंदर भी अब प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आएगी। प्री फिल इन द सेंस, थोड़ा माइक ऊपर कर हाँ, दीजिए। प्री फिल इन्फॉर्मेशन मतलब कि उनकी सारी सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और जो भी कैपिटल गेन की इनकम है वो सब ऑलरेडी फिल होके आएगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भरने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मुद्दा है कि लोग कंप्लायंस करें, ठीक उसमें है, उसमें वो ज्यादा ठीक है। ये सारी दुकानें हैं, देखिए ये भी कपड़े की दुकान है, उसके बाद मोबाइल की दुकान है, उसके बाद भी उसी तरह की टीवी, फ्रिज, इस तरह की दुकानें यहाँ पर हैं। एक बार फिर से हम इन पर आए, लेकिन भूल ना जाएं स्टार्टअप और अफोर्डेबल हाउसिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों अफोर्डेबल हाउसिंग और स्टार्टअप पर यहाँ पर जोर दिया गया है काफी। आप हमें ये बताइए, सबसे पहले इन पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्या असर? यहाँ आप देखें कि अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेस लगाया है, जहाँ पेट्रोल और डीजल थोड़ा महंगाई बढ़ती है तो उसका सारा का सारा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी महंगी होती है। अब आप बिकॉज लॉजिस्टिक्स बिकम्स महंगा, तो ये सारी चीज़ें टैकल करने के लिए ये सब सेक्टर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन ऑब्जर्व करेंगे। मतलब आम आदमी के लिए क्या समीर जी ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं थोड़ी राहत देकर मरहम लगाया और कहीं ना कहीं थोड़ा टैक्स लगाकर अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, उसे पूरा करने की सरकार ने कोशिश की? नहीं, अगर आप देखें ओवरऑल बजट बहुत कुछ अलग हुआ है। जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, बहुत कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक मनी और इंफ्रास्ट्रक्चर में डाला गया है। अब उस पैसे को जो डाला गया है वो आम जनता के लिए है। नहीं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका मतलब साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये हुआ कि 5 साल 10 साल में इंडस्ट्री खड़ी होगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन फौरी राहत तुरंत हमें कोई फायदा उसका भी नहीं। अभी तुरंत इमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें ये कोविड का साल था, हमारे पूरी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी क्रस्ट थी, सबको इम्पैक्ट हुआ था, उसको अभी थोड़ा सा ईज आउट करा है थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, उनको स्पेंड करना है। सो गवर्नमेंट को वो स्पेंड करना है, एंड इसका इम्पैक्ट आने वाले, अगर आप प्रोजेक्शन देखें वर्ल्ड वाइड, दे से कि आफ्टर 2 years इट विल कम बैक टू प्री कोविड एरिया, विच मीन्स कि ये 2 साल आने वाले गवर्नमेंट को बहुत कुछ स्पेंड करना है, लोगों के लिए, वैक्सीन के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसका इम्पैक्ट शायद 2-3 साल में नजर आने लग जाएगा, वेयर बहुत कुछ स्पेंड होगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, लोगों की जॉब्स बनेंगी, लोगों को जॉब जनरेट होंगे, और दिस इज हाउ इकोनॉमी ऐसी चलती है। हमारी जो सरकार है समीर जी, वो बहुत ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर देती, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्टार्टअप पर देती है। आत्मनिर्भर भारत का लगातार ये कहा जाता है कि हम आत्मनिर्भर बने, आपदा में अवसर खोजें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और स्टार्टअप ने काफी हमारे देश में तरक्की की। जो यूथ है वो नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना स्टार्टअप कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, खुद भी एस्टैब्लिश हो रहा है और नौकरियां भी दे रहा है। स्टार्टअप पर 1 साल तक कोई टैक्स नहीं, क्या मतलब हुआ सर? स्टार्टअप पे इनकम के ऊपर 1 साल पहले राहत थी, टैक्स नहीं था, वो 2021 में खत्म हो रहा था मार्च में। गवर्नमेंट ने उसको 1 साल और के लिए, उसको टैक्स हॉलीडे 1 साल और के लिए बढ़ाया है। प्लस उन्होंने जो कैपिटल गेन था, जो कि स्टार्टअप के निवेश जो प्रमोटर्स होते हैं उनको जो गेन होता है, उसके लिए भी 1 साल की और विंडो खोली है। तो जो 21 में खत्म हो रहा था उसको 22 तक के लिए एक्सटेंड करा है। तो स्टार्टअप को प्रमोट करा, बूस्ट करा, और जो जैसे आपने पहले टच अपॉन करा, नेशनल स्मॉल हाउसिंग, छोटे छोटे घर, ये बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी, क्योंकि जो ये हाउसिंग सेक्टर बड़ा परेशान था। अगर आप देखें स्टैटिस्टिक, नोएडा, गुड़गांव में जो सप्लाई है वो कई गुना है डिमांड से ज्यादा, इतना सारा स्टॉक पड़ा है। समीर जी एक बात बताइए, कोरोना काल में बुरी तरह से अगर कोई सेक्टर प्रभावित हुआ तो वो रियल एस्टेट था, ठीक है? उसमें जल्दी से आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें वित्त मंत्री ने बैंक रिफॉर्म और एफडीआई पर क्या कहा है वो सुनवाना है, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इसमें उन्होंने छोटे घरों के लिए और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक रेंटल एक स्कीम लेके आए हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो अफोर्ड कर सके रेंटल के लिए, उसके लिए एक बेनिफिट, और जो छोटे घर हैं उनके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा लोन इंसेंटिव दिया गया।
समीर जी बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी आम भाषा में आपने हमें यह समझाया सारे टैक्सेस जितने भी। बहुत धन्यवाद समीर जी। टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ थे, डेलॉइट के डायरेक्टर थे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह से एफडीआई को लेकर और बैंक रिफॉर्म्स को लेकर इस बजट में बातें कही हैं, हम आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। To further consolidate the financial capital capacity of PSBs, further recapitalization of 20,000 crores is proposed in 21-22. Deposit insurance. Last year, government had approved an increase in the deposit insurance cover from 1 lakh rupees to 5 lakhs for bank customers. I shall be moving amendments to DICGC Act 1961 in this session itself to streamline the provision so that if a bank is temporarily unable to fulfill its obligations, the depositors of such bank can get easy and time-bound access to their deposits to the extent of the deposit insurance cover. This would help depositors of banks that are currently under stress. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors. Honorable Speaker, sir, in the case of pulses, the amount paid in 2013-14 was 236 crores. In 2019-20, this was increased to 8,285 crores. Now in 2021, it is at 10,530 crores. More than 40 times increase from 2013-14. The receipts to cotton farmers have seen a stupendous increase from 90 crores in 2013-14 to 25,974 crores I'm giving you data as of 27th January 2021. This is bound to increase. From 90 crores for cotton farmers in 2013-14 to 25,974 crores in 2021. All the details in complete narration is available in Annexure 4 to my speech. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुन रहे थे आप। क्या मिला हमें, हमारे देश को क्या मिला, देश की आम जनता को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और आगे कैसे। देखिए श्वेता हमारे साथ आ गई हैं। ये कोरोना काल था श्वेता, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। उसके बाद बजट आया, बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई, इन तमाम मुद्दों पर आगे श्वेता आपसे करेंगी बातचीत। बहुत सारी चीजें, सिर्फ कोरोना काल नहीं था, देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा था, लेकिन रक्षा बजट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए हम अपने एक्सपर्ट से वो भी समझेंगे, और चूंकि हम मॉल में हैं तो बाकी चीजें, दुकानें जो बंद पड़ी हैं या फिर जो एक नई उम्मीद कर रही हैं, उनके लिए क्या क्या मिला। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।